गणित के इस अध्याय में हम लोग आयतन की चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने आयतन के बारे में पढ़ा होगा, कुछ नियमित अनियमित वस्तुओं के आयतन को निकालने के बारे में सीखा होगा। यहां पर हम आयतन को और विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे कि आयतन क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें कि मेरे सामने क्या है, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं। नहीं, मेरे सामने हवा है। अभी देखिए, हमने क्या किया? इस वस्तु को अपने सामने रखा। तो इस वस्तु ने क्या किया? उस हवा में कुछ स्थान घेर लिया। अब हमने एक दूसरी वस्तु को रखा। ये वस्तु इससे बड़ी है, इसने अधिक स्थान घेरा। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। छोटी वस्तु, इसने अपने आकार के अनुसार कम स्थान घेरा और बड़ी वस्तु ने अधिक स्थान घेरा। यानी कि छोटी वस्तु का आयतन कम है और बड़ी वस्तु का आयतन अधिक है। हमने देखिए एक दफ्ती का डब्बा ले रखा है। इसमें 6 सतहें हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये सतहें वर्गाकार हैं और आमने सामने की सतहें समानांतर हैं। आप जानते होंगे कि ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। यदि ये सतहें वर्गाकार ना होती, आयताकार होती, तो कुछ ऐसा डब्बा बना होता। ये सतह कैसी है? आयताकार। ये सतह कैसी है? आयताकार। इसमें भी कुल 6 सतहें हैं और ये सतहें आयताकार हैं। आप ये भी जानते हैं कि ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। अब यदि हम इस डब्बे की बात करें तो देखिए, ये इसकी ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, इनको नापने के लिए हम किन किन इकाइयों को प्रयोग में लाते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ऐसे और भी इकाइयां होती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज की लंबाई निकाल रहे होते हैं या चौड़ाई निकाल रहे होते हैं तो हम कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? हम अपनी सुविधा अनुसार ले लेते हैं। बहुत बड़ी लंबाई है तो हम किलोमीटर को प्रयोग में लाते हैं, छोटी है सेंटीमीटर में, बहुत छोटी है तो मिलीमीटर में। इस डब्बे के लिए यदि हम किलोमीटर का प्रयोग करें तो क्या उचित होगा? नहीं, क्योंकि यह बहुत कम है। इसके लिए सेंटीमीटर ज्यादा आसान होगा। तो चलिए नापते हैं इसे। ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई है लगभग 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई है लगभग 15 सेंटीमीटर। अब यदि हमें इस डब्बे का आयतन निकालना है तो क्या करना होगा? इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका आपस में गुणा करना होगा। चलिए गुणा करते हैं। लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो इनका गुणा करके क्या मिला हमें? 2640। अब इसकी इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। एक महत्वपूर्ण बात, अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया, घन सेंटीमीटर, और इससे पहले हमने बताया था कि एक आकृति होती है घन। तो ध्यान रखिएगा कि वो घन एक आकृति थी जिनकी सतहों में कुछ विशेषताएं थी, और ये घन एक शब्द है, घन सेंटीमीटर या घन मीटर। ये आयतन की इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है।
अभी हमने घन और घनाभ इस प्रकार की वस्तुओं के आयतन निकालने के बारे में सीखा। लेकिन यदि हम द्रव की बात करें तो द्रव में क्या विशेषता होती है? जिस बर्तन में डालते हैं उस आकृति का हो जाता है। द्रव भी स्थान घेरता है तो उसका भी आयतन होगा। लेकिन द्रव का आयतन कैसे निकालेंगे? तो द्रव का आयतन निकालने के लिए हम लोग मेजरिंग फ्लास्क का या निशान वाले बीकरों का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में आपने देखा भी होगा। यहां पर भी मेरे पास कुछ बीकर है। देखिए, ये छोटा बीकर है, इस पे निशान है 10, 20, 30, 40 ml। ये ml क्या है? मिलीलीटर। यानी 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर। ऐसे ही देखिए, इसमें 50, 100, 150, 200 ऐसे निशान बने हुए हैं। इसमें 400 तक हैं। और ये देखिए बड़ा बीकर है, इसमें 100, 200, 300, 400, 500 ml। इससे बड़े बीकर भी होते हैं। इनका प्रयोग हम द्रव के आयतन निकालने के लिए करते हैं। अभी हमने कहा कि बीकर से हम द्रव का आयतन निकालते हैं, और बीकर में क्या लिखा हुआ था? ml, मिलीलीटर। यानी कि द्रव का आयतन हम मिलीलीटर में निकाल रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था कि आयतन की इकाई है घन सेंटीमीटर या घन मिलीमीटर। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है? 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीलीटर ये बराबर होते हैं। यानी कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर। अब ये मिलीलीटर, मिली यानी 1,000वां हिस्सा, मिलीलीटर यानी कि लीटर का 1,000वां हिस्सा। अब ये लीटर क्या है? लीटर तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सुबह सुबह दूध वाला आता है तो हम लोग कहते हैं भैया दूध दे देना 1 लीटर या 2 लीटर। या पेट्रोल डलवाते हैं तब भी लीटर में डलवाते हैं। 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर, अर्थात 1,000 घन सेंटीमीटर। आइए अब सीखते हैं कि बीकर द्वारा किसी द्रव का आयतन कैसे निकाला जाता है। यदि हमें 200 ml द्रव लेना है तो हम क्या करेंगे? बीकर में 200 निशान तक उस द्रव को भरेंगे। यदि 400 ml लेना है तो 400 वाले निशान तक भरेंगे। और यदि 500 ml लेना है तो 500 वाले निशान तक उस द्रव को भरेंगे। चलिए 500 ml पानी लेते हैं। देखिए यह है लगभग 100 ml। अब है ये लगभग 200 ml। और इसी प्रकार अब ये है लगभग 300 ml। और देखिए ये लगभग 400 ml। और अब लगभग 500 ml। बीकर में आपको पानी का तल दिखाई दे, इसलिए हमने क्या किया है? पानी में थोड़ा सा रंग मिला दिया है। चलिए एक महत्वपूर्ण बात, जब हम देखते हैं कि कितना पानी है या किस तल पे है, किस निशान पे है, एक बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी आंख
और द्रव का तल एक ही अक्ष पर हो, एक ही क्षैतिज तल पर हो। इस समय इसमें 500 ml पानी है, तो यदि हम इसको देखेंगे तो हमारी आंख 500 ml वाला निशान और पानी का तल तीनों एक ही क्षैतिज अक्ष पर होनी चाहिए। अब इस पानी को हम इस कांच के बर्तन में उड़ेल लेते हैं। चलिए एक बार और 500 ml पानी लेते हैं। इस 500 ml पानी को हम फिर से इस बर्तन में उड़ेलते हैं। तो इस कांच के बर्तन में कितना पानी है? 500 ml प्लस 500 ml, 2 बार डाला था ना हमने, यानी कि 1000 ml, यानी कि 1 लीटर। अब यदि इस बर्तन की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है ये? घन। और इसका आयतन कितना हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यानी 1000 घन सेंटीमीटर। और इसमें कितना द्रव आया था, कितना पानी आया था? 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। आइए कुछ ऐसी वस्तुओं के आयतन निकाल के देखते हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे ये मग है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बहुत जगहों पर। जब नहाते हैं तो एक बार में कितना पानी हम यूज करते हैं, यदि हम इसका आयतन निकाल लेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। ग्लास पानी पीते हैं, एक बार में कितना पानी पी लेते हैं, इसके लिए हम इस ग्लास का आयतन निकालेंगे। कप, सुबह सुबह जब हम चाय पीते हैं, अगर हम 1 कप भर के चाय पी रहे हैं तो कितनी चाय पी रहे हैं, इसके लिए हम इस कप का आयतन निकालेंगे। और ये चम्मच, डॉक्टर कहते हैं ना 1 चम्मच दवा ले लेना या 2 चम्मच दवा ले लेना, तो एक बार में हम कितनी दवा लेते हैं, यदि हम इस चम्मच का आयतन निकाल लें तो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो हम इस चम्मच का भी आयतन निकालेंगे। बोतल, इस बोतल का कितना आयतन होगा? और ये अनियमित आकार का पत्थर, इसका भी आयतन निकालेंगे। देखिए इस मग को हमने पानी से भर रखा है और अब हम क्या करेंगे? इस पानी का आयतन निकालेंगे। जो इस पानी का आयतन होगा, हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि यही इस मग का आयतन है। तो इसके लिए हम इस पानी को इस फ्लास्क में डालेंगे। देखिए जब हमने मग से पानी को उड़ेला इस फ्लास्क में, तो ये देखिए 400 ml पानी, अभी मग में और पानी भी है, हम फिर से इसमें उड़ेलेंगे। देखिए दोबारा हमने फिर इस मग से इस पानी को उड़ेला है फ्लास्क में, और ये कितना है? 400 ml, यानी मग से हमने कितना पानी निकाला अभी तक? 800 ml। लेकिन अभी मग में और पानी है। इस पानी को हम एक जगह इकट्ठा करते जा रहे हैं। देखिए अब हम मग में बचे हुए पानी को
इस फ्लास्क में उड़ेल रहे हैं। अब देखिए सारा पानी उड़ेल लिया है। देखिए इस बार जो पानी का तल है वो 200 और 300 ml के बीच में है लगभग। तो 200 और 300 के बीच में है तो हम इसको लगभग 200 के ऊपर 50 ml और, यानी कि अभी कितना पानी है, लगभग 250 ml। पहली बार कितना था, 400 ml, दूसरी बार 400 ml और इस बार 250 ml। तो कुल कितना पानी हो गया, 1050 ml। इस मग का आयतन है 1050 ml। अब इस ग्लास का आयतन निकालेंगे। इस ग्लास को हम पानी से भर देते हैं। देखिए इसके लिए हम फिर से इस सिलिंड्रिकल फ्लास्क को प्रयोग में ला रहे हैं और अब इस ग्लास के पानी को हम पलट देंगे। ये देखिए ये कितना है, लगभग 300 ml, यानी कि ग्लास का आयतन है लगभग 300 ml। आइए अब इस चम्मच का आयतन निकालते हैं। देखिए इस चम्मच में हमने पानी भर दिया है और ये देखिए मेरे पास एक सिरिंज है, इंजेक्शन। इसमें भी देखिए कुछ पैमाने बने हुए हैं। इस पानी को हम इस सिरिंज में ले लेंगे। देखिए इस चम्मच का सारा पानी हमने इस सिरिंज में ले लिया है। देखिए इस इंजेक्शन में आपको नीला वाला पानी दिखाई दे रहा है। अब ये इंजेक्शन में किस रीडिंग तक है, 8, यानी कि ये पानी है 8 ml। इसका मतलब चम्मच में जो पानी था उसका आयतन कितना है, 8 ml, या हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि चम्मच का आयतन है 8 ml। इसी प्रकार हम कप का या बोतल का आयतन निकाल सकते हैं, या अपने आसपास आप और भी चीजें देखिए उनका आयतन निकालिए। देखिए इस बीकर में हमने लगभग 300 ml पानी ले रखा है और अब इस पानी में हम पत्थर को डालेंगे। जितना पानी ऊपर चढ़ेगा वो आयतन पत्थर का आयतन होगा। देखिए चढ़ गया ना, पत्थर को हमने जैसे ही इसके अंदर डाला ये पानी और ऊपर बढ़ गया। देखिए 300 और 400 के बीच में, यानी कि लगभग 50 ml और बढ़ गया है। तो पत्थर का आयतन कितना है, 50 ml। अर्थात इस पत्थर का आयतन है लगभग 50 ml। लेकिन अभी तक हमने क्या बताया कि द्रव का आयतन होता है ml में, और यहां हम कह रहे हैं कि पत्थर का आयतन है लगभग 50 ml। हम एक बात और जानते हैं कि 1 ml बराबर 1 घन सेंटीमीटर। तो पत्थर का आयतन कितना हुआ, लगभग 50 घन सेंटीमीटर। हम आपको एक और बात बता दें कि यहां पर हमने जो प्रयोग किए उनमें ग्लास का, चम्मच का, मग का, इनका आयतन निकाला। लेकिन ग्लास या चम्मच या मग इनसे बड़े भी होते हैं, इनसे छोटे भी होते हैं, तो उनके आयतन भी अलग अलग होंगे। लेकिन उनके आयतन भी हम इन तरीकों से निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़ाई लिखाई में कॉपी और किताबों का यूज करते हैं। कॉपी किताबों में बहुत सारे पन्ने होते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि एक पन्ने का, कॉपी या किताब के किसी एक पन्ने का आयतन कितना होगा? अब हम आपको एक पन्ने का आयतन बताएंगे।
कि एक पन्ने का आयतन कितना होता है और कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर हम उस पन्ने को प्रयोग में ला रहे हैं जिसका प्रयोग साधारणतः हम फोटोकॉपी मशीन में करते हैं। देखिए मेरे पास ये एक पैकेट है और देखिए इसमें कुछ पन्ने हैं, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इन पन्नों की संख्या है लगभग 500 और देखिए इसकी लंबाई है 29.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इस पैकेट में से हमने जो पन्ने निकाले इनकी लंबाई है 29.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई है लगभग 5 सेंटीमीटर। तो इनका कुल आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 29.7 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, कुल कितना हुआ है 3118.5 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 500 पन्नों का आयतन है 3118.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक पन्ने का आयतन कितना होगा? हम इसको 500 से भाग दे देंगे तो एक पन्ने का आयतन हुआ 6.237 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने ग्लास का, मग का, चम्मच का, इन सभी का आयतन निकाला। अब यदि हम आपसे कहें कि पानी की एक बूंद का आयतन निकालिए तो कैसे निकालेंगे? आइए उसके लिए एक प्रयोग करते हैं। हमने यहां पर एक सिस्टम बनाया हुआ है। एक बोतल में देखिए ऐसे इसको लगा रखा है। आपने अस्पतालों में देखा होगा कि जब ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो एक एक बूंद करके गिराते हैं ग्लूकोज को। यहां पर भी हमने वैसा ही सिस्टम बनाया हुआ है। इसकी सहायता से हम पानी की बूंद बनाएंगे और आयतन निकालेंगे कैसे? सबसे पहले उन बूंदों को इस बीकर में इकट्ठा कर लेंगे और तब तक गिराएंगे जब तक वो बूंदें 10 ml के निशान तक ना पहुंच जाए। इन बूंदों को हम इस बीकर में इकट्ठा करते जा रहे हैं और तब तक इकट्ठा करते रहेंगे जब तक इस पानी का तल, यानी इन बूंदों का तल 10 ml तक ना हो जाए। देखिए अब इस बीकर में 10 ml पानी आ गया है। हमने इसमें जब बूंदें इकट्ठा की थी तो गिनी थी, ये बूंदें थी 160, यानी कि 160 बूंदों का आयतन है लगभग 10 ml। तो एक बूंद का कितना आयतन होगा? 10 ml को 160 से भाग देंगे तो हमें एक बूंद का आयतन मिल जाएगा। तो एक बूंद का आयतन है लगभग 0.0625 ml। अभी हमने पानी की एक बूंद का आयतन निकाला। ये बूंद छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और अपने आकार के अनुसार उसका आयतन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आप जानते होंगे कि एक बूंद, पानी की ये एक बूंद कई अणुओं से मिलकर बनी होती है और पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। यदि हम हाइड्रोजन के एक परमाणु की चर्चा करें और हाइड्रोजन के उस परमाणु का आयतन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? चलिए कल्पना करते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु गोलाकार है, स्फीयर है और हम जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3
पाई आर क्यूब। अब यदि हमें किसी स्फीयर का आयतन निकालना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? आर, रेडियस यानी त्रिज्या। हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या है लगभग 0.05 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या है? एक नया शब्द मिला हमें, नैनोमीटर। मिलीमीटर हम जानते हैं बहुत छोटा होता है। मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा कहलाता है माइक्रोमीटर। जरा सोचिए, कल्पना करिए कि मिलीमीटर कितना छोटा होता है और उसका भी 1,000वां हिस्सा माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर का भी 1,000वां हिस्सा कहलाता है नैनोमीटर। अब जरा सोचिए कि नैनोमीटर कितना छोटा होता होगा, बहुत छोटा। तो यदि हाइड्रोजन के एक परमाणु की त्रिज्या है लगभग 0.05 नैनोमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा हाइड्रोजन के परमाणु का? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और हमको हाइड्रोजन के परमाणु का आयतन मिलेगा लगभग 0.0005 घन नैनोमीटर या नैनोमीटर क्यूब। इसी प्रकार यदि हम अर्थ, इस पृथ्वी का, भाई पृथ्वी भी स्थान घेरती है, तो पृथ्वी का भी आयतन होगा। और अगर हमको पृथ्वी का आयतन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी हमें पृथ्वी की त्रिज्या की आवश्यकता होगी। और यदि पृथ्वी को हम गोलाकार मान लें तो हम फिर से उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, जो एक गोले का आयतन होता है। पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो पृथ्वी का आयतन होगा लगभग 1.09 इंटू 10⁻12 किलोमीटर क्यूब। ये सोचिए 10⁻12 कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया।